फोर्स और उससे रिलेटेड सभी तरह के कंसेप्ट्स को धीरे धीरे समझने के बाद अब एक ऐसी चीज आ रही है जो फोर्स को फर्दर क्वांटिफाई करती है कि किसने कितनी फोर्स लगाई है। बेसिकली हम फोर्स को वेक्टर से तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए वर्क डन, कि किसी फोर्स से ओवरऑल कितना वर्क डन हुआ है। उसी वर्क डन के बेस पे तो हमें पता चलेगा कि पूरा सिस्टम में ओवरऑल चेंज कितना हुआ है। और वर्क के साथ ही कनेक्ट होती है हमारी एनर्जी। जितनी हमें एनर्जी होगी उतना ही हम वर्क कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो सभी रिलेशंस हैं उनको हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। अगर आप इन टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लखवीर सिंह मंजीत कौर की बुक 9th क्लास के फिजिक्स के लिए जो है पब्लिश्ड बाय एस चांद पब्लिशिंग को रेफर कर सकते हैं। सो आवर चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी जो शब्द हैं वो बहुत ही हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि कितना काम किया, कितनी एनर्जी आपके पास है, जितनी एनर्जी है उतना ही काम करोगे, ठीक है। सो दीज थिंग्स, लेकिन नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में बात करते हैं उसमें और जो हम साइंटिफिक मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन के साथ बात करते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है। आपको सिर्फ उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाना है और सारी फिजिक्स आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि वर्क, बेसिकली वर्क क्या होना चाहिए, क्या होता है। सो इफ वी लुक एट इट्स डेफिनेशन यहाँ पर, तो जो डिस्कशन हमारे पास है कि हमने फोर्स एंड मोशन को ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। एंड उसके बाद वेन एवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव देन अ वर्क इज डन। आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, उसको डिफॉर्म करते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, हर उस काम में आपके पास वर्क डन हो रहा है। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आपको अगर काम करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल थिंग जो हम बहुत इजीली अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से पॉइंट आउट कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखें कि व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप, भाई जितनी आप में एनर्जी होगी उतना ही काम कर पाओगे, ठीक है। जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा काम कर पाएगा, जिसमें एनर्जी कम होगी वो कम काम कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जो कि हम डेली लाइफ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में हमारे आसपास जो इतने सारे फिनोमिना हैं उनमें वर्क कहाँ कहाँ पे है। जहां पर भी किसी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई हो रही है एंड फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कोज हो रहा है, तो आपने किसी सिस्टम को चेंज कर दिया, ठीक है, आपने किसी सिस्टम को डिफॉर्म कर दिया, तो वहां पर आपका वर्क डन पिक्चर में आ जाता है। जैसे कि एक सिंपल सा आपके पास एग्जांपल है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। तो एक ट्रेन है, ये इंजन में जो भी डीजल बर्न हो रहा है, या अगर ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो जो इलेक्ट्रिक पावर इसे मिल रही है उसको ये कंज्यूम करके ये जो ट्रेन है ये मूव करेगी। तो इस तरीके से वर्क डन होगा। सिमिलरली ये जो हॉर्स है, ठीक है, तो ये अपनी पावर से इस कार्ट को खींचेगा और उसमें एक वर्क डन होगा। आप लोग चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हो, इन सब चीज़ों में वर्क डन होता है, हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। तभी ये काम करने के बाद हमें भूख लगती है ताकि हमें और एनर्जी मिल सके। सो नाउ लेट्स लुक एट कि इससे आगे हम क्या देखते हैं इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है। वर्क की डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन ओवरऑल फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस। सो F हमारी फोर्स है, जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं, और S क्या है, हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उस फोर्स को लगाने में, उस फोर्स को लगाने के बाद देन आप उससे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन में एक क्वांटिटी आपकी बनाई हुई है। नाउ अगर हम
ये एक देख रहे हैं कि जैसे एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को हमने कुछ फोर्स लगाई और ये पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ पर पड़ा था, तो इसे हमने शिफ्ट करके S बाय S इसे हमने शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए। तो हम इसका जो वर्क डन है इन शिफ्टिंग दिस ब्लॉक वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो बहुत इजी सी चीज़ है। अब ये जो बेसिकली आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो मतलब बनाया कैसे गया, तो वो कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन सी कि जो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू कैलकुलेट, जो बहुत इजीली आप यहाँ पर इस पिक्चर में समझ सकते हो। सो व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड on the ground by applying force, then the work is done against friction। तो जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट आपने वर्क किया है। एंड इसको अगर हम आगे देखते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हमने जो यहाँ पर डेफिनेशन ली थी, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया कि ओके दिस इज इनफैक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या होता है, तो जो भी वर्क है हमने देखा कि फोर्स जो है उसका SI यूनिट हमारे पास था न्यूटन, और जब हम डिस्टेंस हमारे पास आता है तो उसका SI यूनिट हमारे पास होता है मीटर। तो जब न्यूटन एंड मीटर को हम मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास ये क्वांटिटी बनती है न्यूटन इनटू मीटर, जिसको हम कहते हैं 1 जूल। तो ये जूल क्या है, ये जूल उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इनिशियली इस फील्ड में बहुत काम किया। उसके बाद उसके नाम पर इसके जो एनर्जी, जैसे न्यूटन ने फोर्स बनाया तो इसलिए उसका नाम, जो फोर्स का यूनिट का SI यूनिट का नाम है वो न्यूटन रखा, वैसे इसका नाम हमने जूल रख दिया। सो द SI यूनिट इज जूल एंड दैट इज न्यूटन इनटू मीटर। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट डज इट मीन स्केलर क्वांटिटी, कि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। इसमें आपके पास क्या है कि जो आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको चाहिए कितना वर्क डन किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं क्योंकि इस डायरेक्शन में वर्क है या इस डायरेक्शन में वर्क है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में आपके पास हो सकता है। एंड फाइनली आप इसमें देखते हो कि इट शुड बी नोटेड दैट द कंडीशन फॉर अ फोर्स टू बी वर्क इज दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन इन द ऑब्जेक्ट। कोई ना कोई जो मोशन है वो इसमें प्रोड्यूस होनी चाहिए, ओनली देन हम कह सकते हैं कि उसमें वर्क डन हुआ है। अगर आप खाली बैठे एक दीवार को धक्का लगाओगे एंड ऑब्वियसली वो दीवार अगर नॉर्मली मजबूत दीवार है तो वो आगे कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगी, तो वो शिफ्ट नहीं होगी तो इट मीन्स वहां पर कोई भी आपका वर्क डन नहीं होगा। सिमिलरली हम ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐसे केसेस जिनमें आपके पास वर्क डन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर आप कहें कि कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक इनवर्ड फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो खींच रही है, लेकिन बॉडी जो मोशन कर रही है उसके परपेंडिकुलर कर रही है, उस केस में भी आपका वर्क डन 0 होता है, ठीक है। सो देयर कुड बी नंबर्स ऑफ केसेस। नाउ यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ठीक है, हमारे पास अ मैन स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ बस स्टॉप विद हैवी सूटकेस इन हिज हैंड मे गेट टायर्ड, ठीक है, किसी पर्सन ने एक सूटकेस उठाया हुआ है बट नो वर्क डन इन दिस सिचुएशन। तो जो आपकी जो मसल्स हैं, आपने वो एक सूटकेस, हैवी सूटकेस उठा रखा है, उससे हो सकता है आपको थकावट हो जाए, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन उसमें क्योंकि उस फोर्स से कोई भी मोशन कॉज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई उसके अंदर कोई भी वर्क डन उस सिचुएशन में नहीं होता है। नाउ अगर हम बात करें कि जैसे कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे वर्क करेगा, तो
क्योंकि हमने जो फॉर्मूला इसका पढ़ा है वो क्या है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जितना फोर्स लगा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब मेन बात यह है कि अगर आप यहाँ ग्राउंड लेवल से यहाँ टॉप पे जाना चाहते हो, सो ग्राउंड लेवल से टॉप पर जाने के लिए आपको क्या है, दिस डिस्टेंस h यू मस्ट कवर। तो ये जो डिस्टेंस h आपको कवर करना है इतना हाइट जाने के लिए, तो उसमें आपके ऊपर अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या फोर्स लग रही है। सो यू कैन इजीली इमेजिन, जो हमने हमारे एक प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि हमारे ऊपर जो फोर्स है दैट इज mg। तो ये mg फोर्स से ये अर्थ जो है ये हमें खींच रही है, और इस फोर्स से फाइट करते हुए हम उससे हल्की सी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ऊपर जा पाएंगे। तो उस फोर्स से फाइट करते हुए हम इस पॉइंट तक h तक हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो दैट फोर्स इनटू दिस क्वांटिटी h, जिस हाइट पे हम पहुंचे हैं, तो हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना वर्क किया है। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो फोर्स हमें खींच रही थी उसके अगेंस्ट जो हमने वर्क किया है दैट इज इक्वल टू mgh। तो इसमें इजीली यू कैन इमेजिन दिस w इज वर्क डन, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, जितनी हाइट आप ऊपर गए हैं। तो ये जो एनर्जी है ये आपने अपनी मसल पावर यूज करके अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करके अपने अंदर स्टोर कर ली है। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसके बारे में हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे। सो ये जो हमारे पास कंसेप्ट है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड जो भी हमने वर्क डन पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम कर सकते हैं और बहुत इजीली, जिसमें आपके पास, ठीक है, वर्क डन आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, यू आर गिवन दिस फोर्स, दिस डिस्प्लेसमेंट एंड जस्ट मल्टीप्लाई, और आपके पास वर्क डन आ जाता है। तो एक बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल है जिससे आप करके अपने मैथमेटिक्स को कंसेप्चुअली टेस्ट कर सकते हैं कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज एज वेल, यहाँ पर भी सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी के कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप सिर्फ बेसिक फॉर्मूले एंड थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखते हुए आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो भी वर्क डन है उसमें जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे हैं कि जिसमें फोर्स की डायरेक्शन कुछ और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है तो उसके लिए यहीं फोर्स लगाया जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में भी फोर्स उसका लग सकता है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? तो ऐसे केस को डिस्कस करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एस चंद अकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन जो है वो क्या होता है और डिफरेंट केसेस में वो किस तरीके से वर्क करता है, कि आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, नहीं किया है, या किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए अगर आप एक सूटकेस उठाकर खड़े हैं तो आपके मसल्स में वो स्ट्रेन या टायरनेस हो सकती है, स्टिल देयर इज नो वर्क डन। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्लिक इंसिडेंस है, मतलब ऑब्लिकली अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे एंड वो चीज़ मूव कर रही है, तो उसमें वर्क डन क्या होगा। सो लेट्स लुक एट इट। तो ये हमारे पास ये है कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आपके पास छोटी गाड़ी है और ये बच्चा इसको जैसे खींच रहा है, सो ये गाड़ी इसको हमने डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं खींच रहा है, ये इसको एक इंसिडेंस पे खींच रहा है, एक एंगल पे। लेकिन हमारी जो वर्क डन की डेफिनेशन है वो क्या रही है, वो क्या देखी है हमने? तो हमारी जो वर्क डन की डेफिनेशन है वो हमने देखी है कि
जो फोर्स है एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए कि ये जो फोर्स हमने एक्ट किया है इस जगह पे, हमें ओवरऑल ये फोर्स नहीं, हमें बेसिकली ये फोर्स चाहिए जो कि इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। या ओवरऑल हम इस डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में निकालें कि इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो एनी हाउ आइदर हम फोर्स को उसमें ले जा सकते हैं या हम डिस्प्लेसमेंट को फोर्स में ले जा सकते हैं। दोनों में एक दूसरे के ऊपर हम कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं। बट इसको सिंपल रखते हुए हम अभी क्या देखते हैं कि ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये जो हमारे पास फोर्स है, दिस फोर्स, इसका कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा पे है एंड हमें ये बात पता है कि जो कंपोनेंट है वो किसी भी एंगल की जो प्रोजेक्शन होती है वो क्या होती है, उसका कोस थीटा होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ये चीज़ पढ़ी भी है, और अगर मैं उसे आपको फिर से बताना चाहूँ तो इफ़ यू लुक एट के कोई भी अगर आपके पास यहाँ पर एक अगर वेक्टर है और अगर आपको थीटा एंगल के ऊपर इसका कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या करते हैं? सो दिस इज योर एफ एंड आपको पता है कि दिस बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर कोस थीटा। देन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई होगा तो देन आपके पास ये जो बेस है कि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स का x डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट होगा, सो दैट विल बी f कोस थीटा। तो ये कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी फोर्स का किसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट चाहिए हो तो उसका कोस थीटा आप लेते हो। देन कलेक्टिवली, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो ये डेफिनेशन बुक में है, इन मैनी केसेस द मोमेंट of the body is at an angle to the direction of applied force. For example, जो इसमें दिया हुआ है, तो इस केस में जो आपके पास वर्क डन है, so that is given by this formula. So let me enlarge this so that you can look at it. Yes. So work done क्या है? F cos theta. Cos theta इस वजह से क्योंकि इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपके पास क्या बनेगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपने F cos थीटा लगाया इनटू S, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है इस ब्लॉक की इस सरफेस के ऊपर। तो आपका वर्क डन जब एक फोर्स ओब्लीक है उस केस में बन रहा है F cos थीटा इनटू S। सो cos थीटा जस्ट उसका एक कंपोनेंट लेने के लिए कि फोर्स, जो ये फोर्स तो यहाँ है लेकिन इसका क्या पोर्शन यहाँ वर्क कर रहा है। आफ्टर दैट ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि इसी तरह के केस में आपको कंसेप्चुअली आपको क्लियर करने के लिए ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिज़ाइन है, जिसमें एक सिंपली एक कार है जिसे 60 डिग्री के एंगल पे 5 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। नाउ अगर आप इसमें देखें तो यस, दिस इज दिस न्यूमेरिकल आप ये देख पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में द सेम वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास, F cos थीटा इंटू S, फोर्स F इक्वल टू 5 न्यूटन है आपके पास। तो ये आपके पास गिवन है, एंगल 60 डिग्री गिवन है, 10 मीटर का जो आपने क्या है डिस्प्लेसमेंट किया है, सिंपल F cos थीटा इंटू योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वर्क डन आ जाता है जो 25 जूल्स का आपने इसमें वर्क डन किया। सो सिंपल न्यूमेरिकल जिसमें आपको सिंपली फॉर्मूला बेस सिर्फ कंसेप्ट्स को समझने के लिए ये यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। नाउ अगर हम देखें कि वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या होगा? तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अब ये जो हमारे कुली भाई साहब हैं, ये क्या है, ये सामान को उठाए हुए लेकर जा रहे हैं कहीं पे। तो जब वो सामान को उठाए हुए हैं और वो कहीं लेके जा रहे हैं, अब जब ग्रेविटी जो है उस सामान को वो नीचे खींचना चाहती है,
एंड वो उस सामान को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास s है, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है, फोर्स आपके पास एक डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उससे 90 डिग्री पे वर्क कर रहा है। देन अगर ये कोस 90 डिग्री आप इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहां पर आंसर आ जाता है 0। तो ओवरऑल कोई भी वर्क इसमें नहीं हुआ है रियली। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं हुआ है। इसके ऊपर और भी डिस्कशंस हैं कि फिर कहाँ वर्क हुआ है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये समझेंगे कि ग्रेविटी के जो भी अगेंस्ट है उसमें कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। आपने वो ब्लॉक उठा रखा है, ठीक है, आपके मसल्स में ज़रूर कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज़ इन डेप्थ, जो आप अंडरस्टैंड करेंगे इन फर्दर क्लासेस। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ओके, when the displacement of the body is perpendicular at 90 degree to the direction of force, no work is done। कोई वर्क डन इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो भाई सब नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई हमने तो काम किया है, ऐसे तो आप कैसे भी कह सकते हो कि नो वर्क डन। ओके, द वर्क डन ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो 0। तो मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर्कुलर पाथ के अंदर भी आपके पास क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कोई चीज आपकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो जब ये सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, तो ये जो फोर्स है, जिस धागे से आपने उस पत्थर को जो यहाँ पर है, ठीक है, उसको बांधा हुआ है, तो इनफैक्ट आप क्या कर रहे हो, आप उसे अपनी तरफ से खींच रहे हो और देन उसे घुमा रहे हो। तो जो उस पर फोर्स है उस पत्थर के ऊपर, वो इस डायरेक्शन में है, एंड उसकी जो मोशन है वो उससे परपेंडिकुलर है। तो जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों आपस में 90 डिग्री के ऊपर है, देन ऑल्सो योर वर्क डन इज 0। द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज 0। तो ये इसी तरीके का एग्जाम्पल है कि सन अर्थ के चारों तरफ है तो वो वर्क डन इज 0, एंड द वर्क डन इन द केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो 0। फाइन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ केसेस हैं जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, और कंसेप्ट्स बिल्डिंग इसी को कहते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं और उनका रिप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स ऐड समथिंग एल्स टू इट। वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के आप अपोजिट में हैं, मतलब कि फोर्स जहां आप लगा रहे हैं उससे 180 डिग्री पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं। सो लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। तो यहाँ पर वैसे पिक्चर भी है इसी का, कि जैसे हमने देखा कि कोई भी बॉल जब हमने उसे किक किया तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। अब हुआ क्या है कि वो जो बॉल जा रही थी वो थोड़ी दूर जाके आपके स्टॉप हो गई है। अब उसके स्टॉप होने पे क्या हुआ है कि ये जो बॉल है इसकी मोशन तो इस तरफ थी, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स थी, जो इसको रोकने के लिए फोर्स लगी हुई थी, वो फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो जस्ट बिकॉज दिस, जब हमने बॉल को किक किया तब फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में थी, तो वर्क डन हुआ। तो अब ये बॉल जा रही है, लेकिन अब वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगी और क्या कहते हैं, वापस रेस्ट पे आ जाएगी। तो वो वापस रेस्ट पे आएगी किस वजह से? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर है, और इस फुटबॉल को जिसका मोशन इस तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दैट केस यू विल एक्सपीरियंस ए नेगेटिव वर्क। तो वहां पर क्योंकि आपका 180 डिग्री का एंगल है, एंड कोस 180 डिग्री वर्क डन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इंटू कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है उसके साथ कोस 180 डिग्री विच इज -1 एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपको नेगेटिव ऑफ Fs, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन आपको प्रोवाइड करेगा। सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन का अपना ही इसी तरह से मीनिंग है कि एक जब वर्क डन था तो उसमें उसने एनर्जी पकड़ी और वो बॉल चलने लगी, लेकिन नेगेटिव ऑफ वर्क डन में क्या हुआ, उसने अपनी एनर्जी लूज की और वो धीरे धीरे बॉल रुक गई। तो दोनों के अपने अपने मीनिंग्स हैं जो कि इजी हैं और आप डेली लाइफ सिचुएशन में उन्हें कनेक्ट करके अच्छे से समझ सकते हैं।
सो इन दिस वे इफ वी लुक एट इट, तो ये भी कुछ वैसे ही एग्जांपल्स हैं जो सैटेलाइट के और जो हमने पिछले पेज पर अभी हमने डिस्कस किया है। इन अ नटशेल अगर हम देखें तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो जब एक्ट कर रही हैं तो कितना फोर्स, कितना डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, तो उसको हम क्वांटिफाई करने के लिए वर्क डन यूज करते हैं, क्योंकि वर्क डन इज अ क्वांटिटी, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी पेड फॉर योर वर्क। तो जो वर्क है वो आपने कितना किया, अब जितना वर्क है उसको करने के लिए उतनी ही एनर्जी लगेगी। तो ये सीधी सीधा एक रिलेशन है। नाउ इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो वर्क डन है उसकी डेफिनेशन आपकी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो किसी डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, तो वो क्या है, आपका वर्क डन है। अब अगर वो फोर्स जो है वो किसी और डायरेक्शन में एप्लीकेबल है, ओब्लिक कोई फोर्स है, देन इन दैट केस आप क्या करते हो, उस फोर्स का कंपोनेंट लेते हो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड देन आप क्या करते हो, उनको प्रोडक्ट करके फाइनल आंसर पे पहुंच जाते हो। और फिर हमने ऐसे कुछ केसेस देखे जिसमें हमें लगता है कि वर्क डन होना चाहिए पर उसमें वर्क डन नहीं है। तो जैसे कि अगर आपने कोई वेट उठा रखा है और आप ग्राउंड पे चल रहे हैं तो उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन भी कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। एंड फाइनली वी केम टू द कंसेप्ट जिसमें हमने देखा कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, कि जिसमें फोर्स अपोजिटली अप्लाई हो रही है आपके डिस्प्लेसमेंट के, एंड इन दैट केस आपकी बल्कि एनर्जी कंज्यूम होगी और उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कंज्यूम होकर धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। इन कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए आप लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 9th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं, पब्लिश्ड बाय एस चंद पब्लिशिंग ग्रुप। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.